हेलो स्टूडेंट्स, सोशल डेवलपमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मीनिंग ऑफ इमोशंस, देन इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस लाइक इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, देन फैक्टर्स विच इफेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जैसे हमारे में आती हैं, हम कुछ फील करते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग जितनी ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे इमोशन। वर्ड इमोशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड इमोवेयर से बना है, और इमोवेयर का मतलब होता है टू स्टर अप और टू एक्साइट। इट इज़ एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड, मीन्स जब हम इमोशनल होते हैं तो वो हमारी एक एक्साइटेड स्टेट है। अदरवाइज़ हमारा माइंड जो है वो बहुत ही काम है और नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही कोई भी इमोशन आएगा तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा। जैसे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल गया, एक अच्छी न्यूज़ मिल गई, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, तो वो उसकी एक जो हलचल वाली जो स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, वो मानी जाएगी। और क्योंकि अभी आप में कोई इमोशन है। उसी तरह से कोई अगर नेगेटिव इमोशन है, आपने कोई बैड न्यूज़ सुन ली है या कोई आपको क्रिटिसिज्म मिला है, तो उससे क्या होगा, आप में सैडनेस आएगी। तो तब भी आपके माइंड में क्या हुआ, एक उथल पुथल सी जो है, एक उत्तेजना सी आ गई है। या एंगर होता है इमोशन में, जेलस है इमोशन, लव इमोशन है। तो इस तरह से जो भी अगर हम इमोशनल स्टेट में होते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारी एक एक्साइटेड स्टेट है और एजिटेटेड स्टेट है। इमोशंस आर रिलेटेड विद अफेक्टिव डोमेन। जैसे हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं, एक कोग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन है, और थर्ड होता है साइकोमोटर। अफेक्टिव डोमेन वो है जो हमारी फीलिंग्स, इमोशन, इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब अगर बात करें इमोशंस की, जो वुडवर्थ ने कहा है, इमोशन इज़ अ मूव्ड अप और स्टर्ड अप स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमने कर लिया है। और जो पॉल एकमन ने दिए हैं 6 बेसिक इमोशंस बताए हैं, वो हैं फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सरप्राइज, जॉय एंड सैडनेस। इमोशंस और भी हैं, जैसे हैप्पीनेस इज़ अ इमोशन, सैडनेस, एंगर है, लव, हेट्रेड, जेलस, फियर, क्यूरियोसिटी, सरप्राइज, एंजाइटी। इनमें से कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इस टर्म में है कि अगर हम इस स्टेट में या किसी इमोशन में पर्टिकुलरली बहुत टाइम तक रहते हैं, तो वो क्या इफ़ेक्ट डालता है हमारी हेल्थ पे और साथ में हमारी मेंटल सिचुएशन पे, मेंटल वेलबींग पे। तो जो पॉजिटिव इमोशन उनको कह सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, लाइक हैप्पीनेस इमोशन है, लव इमोशन है। और कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिनका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, जैसे सैडनेस है, एंगर है, हेट्रेड है। तो अगर ये बहुत टाइम तक ये इमोशन रहेंगे, जैसे फियर है, तो उससे हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, और साथ में हमारी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल एंड बोथ मेंटल हेल्थ बोथ आर अफेक्टेड बैडली इन अ नेगेटिव वे थ्रू दीज नेगेटिव इमोशंस। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सभी में इमोशंस होते हैं। एक बच्चे में भी इमोशन है, जब वो चाइल्डहुड में जाएगा तब भी उसमें इमोशंस होंगे, लेकिन एक तो इमोशन को किस तरह से स्टेबल करना है ये डिफ़र करता है। नंबर ऑफ़ इमोशंस भी डिफ़र करते हैं, किस तरह से हम अपने इमोशन को मैनेज करते हैं ये एबिलिटी भी डिफ़र होती है। तो इसी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू a process by which individual recognize, understand, express, manage their emotions। हम अपने emotions को कैसे manage कर पाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हम बच्चे की बात करेंगे, तो चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे के इमोशन अनकंट्रोल्ड होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट भी होते हैं इमोशंस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे ही हमारे इमोशंस स्टेबल होने लग जाते हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज भी कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। सबसे पहले खुद ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अभी कैसा इमोशन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये इमोशन, और कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं अपनी स्टेट को। तो इसी को ही हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद सोशल इंटरेक्शन। हमारा दूसरों के साथ बिहेव कैसा रहेगा
ये हमारी इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करता है। साथ में हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी इफ़ेक्ट करते हैं कि हम अपने आप में कैसा फील करते हैं और हमारी मेंटल स्टेट कैसी रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन इमोशनल स्टेट। और जैसे हमारी बाकी जो डेवलपमेंट होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लाइक फिज़िकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, वैसे ही इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी हेल्थ और हमारे डिसीज़न मेकिंग जो एबिलिटी होती है, इवन हमारी लर्निंग है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, हमारी सोशल इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट करता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। नाउ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में कैसे होगी? वॉटसन ने कहा है कि इन्फेंसी स्टेज होती है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, और 3 टाइप्स बताइए इमोशंस की जो होगी इस दौरान में, जैसे फियर, एंगर एंड लव। ये वॉटसन ने कहे थे, इसको आप फॉल से याद रख सकते हैं। फियर इमोशन होता है बच्चे में, जैसे छोटा बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में वो डरता है, बहुत लाउड साउंड से डरता है। उसमें एंगर होता है अगर उसकी नीड को पूरा ना किया जाए, और लव भी होता है, बॉन्डिंग बच्चे की डेवलप होती है अपनी मदर या केयर गिवर से। तो यहाँ पर ये भी बताया कि बॉन्डिंग विद मदर और केयर गिवर, तो जो बॉन्डिंग या लव इमोशन ये भी बच्चे में आता है इन्फेंसी स्टेज में। 1 ईयर तक बच्चा रिस्पॉन्ड करता है अपने आसपास के लोगों से विद स्माइल, तो उसमें ये जो स्माइल है ये भी देखी जाती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग जो है उसमें आती है। फिर जो इन्फेंट्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशन को, लैंग्वेज से तो नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस को रो कर और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। बेसिक इमोशंस जो हैं वॉटसन ने तो 3 बताए थे, और लेकिन और भी इमोशंस है जो इन्फेंसी स्टेज में धीरे धीरे बच्चे में आते हैं आगे, वो है हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर एंड सरप्राइज। ये इमोशंस रहेंगे। और इमोशनल रेगुलेशन बच्चा धीरे धीरे करना शुरू करेगा, किस तरह से अपने को काम डाउन करेगा, किस तरह से रेगुलेट करेगा, कि जैसे बच्चे को अभी वो रो रहा है और उसको दुख हो रहा है, वो सैडनेस में है या एंगर में है, क्योंकि उसकी जो नीड है, उसको भूख लगी है या किसी भी तरह की नीड पूरी नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, अपने अंगूठे को सक करने लग जाता है, तो वो अपने को भी सूट डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से वो अपने इमोशंस को मैनेज कर रहा है। फिर इस स्टेज में बच्चे की सेपरेशन एंजाइटी देखी जाती है। जब वो 6 to 9 मंथ्स का होगा उस टाइम सेपरेशन एंजाइटी शुरू हो जाती है। बच्चे की मदर या उसके जो आसपास के लोग हैं, फैमिली मेम्बर, कोई बहुत क्लोज है, वो उसको नज़र नहीं आ रहे हैं, या किसी और ने बच्चे को उठा लिया है अपनी गोद में, तो वो क्या करेगा, रोने लग जाता है। तो ये बच्चे का डिस्ट्रेस जो है वो शो करता है, और ये शो करता है कि बच्चे में इमोशनल अटैचमेंट अपने केयर गिवर, अपने फैमिली मेम्बर के साथ स्टार्ट हो गई है, तो ये भी उसके इमोशंस को शो करेगा। अब हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 से 12 ईयर्स तक रहती है। चाइल्डहुड को हम फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 ईयर्स तक रहेगी। इसके फीचर्स कर लेते हैं। यहाँ पर इस एज में बच्चे के इमोशंस की वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज्ड इमोशनल एक्सप्रेशन वो बढ़ेगा, यहाँ पर इमोशंस भी बढ़ जाएंगे, बच्चा एक्सप्रेस करेगा। जैसे यहाँ पर इमोशंस आ जाएंगे शेम, गिल्ट और जेलसी, वो शुरू हो जाएगा। इस एज में बच्चा जो है वो जेलस फील करने लग जाता है, जैसे कि वो अपने टॉयज़ दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, अपने मदर, अपने फादर, उनके साथ कोई और बच्चे हैं, वो किसी और बच्चे को अगर अपनी गोद में ले लेते हैं तो वो बच्चा नहीं टॉलरेट कर पाता, वो जेलस इमोशन आ जाता है बच्चे में। तो ये कुछ और इमोशंस बच्चे में बिल्डअप होते हैं। इमोशन रिकॉग्निशन, यहाँ बच्चा 2 to 3 ईयर्स में बच्चा आइडेंटिफाई करने लग जाता है और अपने इमोशंस को लेबल भी करने लग जाता है दूसरों के साथ, मतलब वो पहचानने लग जाता है। जैसे बताता है बच्चा कि आज मैं खुश हूँ, ठीक है, आज मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फियर्स मोर, मतलब इस एज में बच्चा थोड़ा शर्माने लगता है। जैसे हमने पहले भी किया कि एक बच्चे में शेम जो है, गिल्ट है, शाइनेस, ये डेवलप हो जाती है, तो ये वाले इमोशन भी आ जाते हैं बच्चे में।
अच्छा, और इसमें 3 to 5 ईयर्स तक बच्चा क्या करेगा, लर्न टू मैनेज देयर इमोशन, और ज़्यादा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसमें टेंट्रम्स देखे जाते हैं, मेल्टडाउन्स देखे जाते हैं। टेंट्रम क्या है कि बच्चा अपने, अगर किसी बात पे बच्चा नाराज़ है अपने पेरेंट्स से, उसको टाइम नहीं मिला पेरेंट्स से बात करने का, या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाएगा, चिल्लाएगा, तोड़ेगा कोई चीज़ को। तो ये टेंट्रम्स जो होते हैं बच्चे के, वो शो करता है इस एज में। अर्ली चाइल्डहुड का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं। अनकंट्रोल, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी बात पे गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, अगर दुखी है तो फिर वो ज़ोर से रोना शुरू कर देगा, अगर खुश है तो बहुत ज़्यादा जंप करने लग जाएगा, बहुत हंसेगा, इधर उधर उछल कूद करेगा। तो वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस देखे जाते हैं। अनस्टेबल इमोशंस, जो इमोशंस हैं वो स्टेबल भी नहीं होंगे, मतलब वो बहुत जल्दी से, मतलब काम डाउन नहीं हो जाएंगे, और उसमें चेंजेस भी आएंगे। फ्रीक्वेंटली बच्चे के जो इमोशंस हैं वो चेंज होते रहेंगे। अभी किसी बात पर हंस रहा था, थोड़ी देर में रोने लग जाएगा, फिर अभी रो रहा था और थोड़ी देर में हो सकता है हंसने लग जाए, या उसी के किसी और पर्सन के साथ खेलने भी शुरू कर दे। तो इस तरह से बच्चे के जो इमोशंस हैं उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, और अनकंट्रोल्ड इमोशंस रहेंगे ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अब लेट चाइल्डहुड की बात करते हैं। ये है 6 to 12 ईयर्स तक रहेगा। इसका फीचर है इमोशनल रेगुलेशन। एज सोशलाइजेशन बिगन, चिल्ड्रन एक्वायर स्किल्स लाइक कामिंग देमसेल्फ एंड मैनेजिंग फ्रस्ट्रेशन। 6 ईयर्स के बाद बच्चा अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने लग जाता है। अगर फ्रस्ट्रेशन है, जैसे वहाँ पर टेंट्रम शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो टेंट्रम्स होने कम हो जाते हैं, काम डाउन होने लग जाता है। एम्पैथी डेवलपमेंट, बच्चा एम्पैथी जो है बच्चे की वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। एम्पैथी मतलब दूसरे के लिए एक तरह से सिंपैथी, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अगर आप पियाजे थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया कि ईगो सेंट्रिज्म कम होने लग जाता है। बच्चा सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देता है। इससे पिछली स्टेज में 2 to 6 ईयर्स में बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है। वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है, औरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं सकता, औरों की कंडीशन नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ पर 6 ईयर्स ऑनवर्ड बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म कम होने लगता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझने लगता है। इसलिए यहाँ पर एम्पैथी बच्चे में डेवलप होने लगती है। वो दूसरे के लिए सिंपैथेटिक भी हो जाता है, और थोड़ा वो कोऑपरेशन जो है बच्चे में आना शुरू होता है। फिर सप्रेशन ऑफ इमोशन, बच्चा अपने इमोशन को सप्रेस भी कर लेता है। सप्रेस करने का मतलब ये है कि वो हाइड कर लेता है। जैसे पिछली स्टेज में अगर बच्चा किसी बात पे दुखी है तो वो एकदम से रो पड़ता था, उसके इमोशंस दिख जाते थे, कंट्रोल नहीं होते थे। लेकिन यहाँ वो अगर किसी बात से हर्ट भी हुआ है तो अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर सकता है। वैसे ही अगर हंसी है तो उसको भी एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसेगा या उछल कूद नहीं करेगा, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी चेंजेस आ जाते हैं। वो किस तरह से एक्सप्रेस करेगा इमोशंस को, उसका जो तरीका है वो बदल जाएगा। स्कूल एटमॉस्फेयर एंड ग्रुप रिलेशन इन्फ्लुएंस इमोशनल बिहेवियर, बच्चे के स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का है और उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसका ग्रुप का इम्पैक्ट जो है उसके इमोशनल बिहेवियर पे पड़ता है। अगर स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सप्रेस करने वाला है बच्चे को तो उसके इमोशनल बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स किस तरह से उसको लेते हैं ये भी इम्पैक्ट उसके इमोशनल बिहेवियर पे होता है। अब आती है एडोलेसेंस स्टेज जो है 12 से लेकर 18 ईयर्स तक। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर इस स्टेज को तो कहते ही हैं हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की एज। स्टैनली हॉल ने कहा है एडोलेसेंस स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन ये सब इमोशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, बच्चे में हाइटन्ड इमोशन एक्सपीरियंस करता है, मूड स्विंग्स होते हैं। हाइटन्ड क्या है, गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एडोलेसेंट्स जो होते हैं, टीनेजर्स, और अगर खुश हैं किसी से तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और मूड स्विंग भी है, चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं अपने आप ही, क्योंकि वो एक तरह से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं। और एडोलेसेंस की वजह से, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने हैं, इस वजह से हार्मोन्स भी बदल रहे होते हैं, तो फिर बच्चे में उसके इमोशंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है।
आइडेंटिटी एंड इमोशंस, बच्चा इस एज में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। हमने अपनी सोशल डेवलपमेंट वाले वीडियो में किया था कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, और अगर वो उसकी आइडेंटिटी बनाते हुए वो उसके इमोशंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी बनाने में सक्सेसफुल रहता है, अगर वो जो भी चाहता है कि मैं अच्छा अचीव करूं पढ़ाई में या अपने ग्रुप में, तो फिर उसकी जो अपनी सेल्फ वर्थ होती है, सेल्फ इमेज है, वो अच्छी बनेगी, उसके इमोशंस भी अच्छे होंगे। और अगर वो नहीं कर पाता है तो उससे उसकी सेल्फ इमेज पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बच्चे की बढ़ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट है जो चीज़ें कंक्रीट फॉर्म में नहीं नज़र आती, तो वो दूसरे के इमोशंस को भी समझ सकता है। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है और मिक्स्ड इमोशंस आने लगते हैं। एग्जिस्टेंशियल फीलिंग्स की मतलब एक तरह से अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होना, अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, ये सब चीज़ें भी और अपने को आपको वो अपने बारे में क्या सोचता है, ये सब चीज़ें भी वो शुरू कर देता है सोचना। लेकिन ये जो पीरियड है ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रहेगा। बच्चे के माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई तरह के फियर होते हैं, डाउट्स होते हैं, या कई बारी कोई गिल्ट होता है, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो उसके इमोशंस जो होते हैं वो उसमें स्ट्रेस लेकर आते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, बच्चे के जो साथ के हैं, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस उस पर पड़ता है, और किस तरह से कि उसका रिलेशन अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरह है। इमोशनल वेलबींग बिकम्स क्लोजली टाइड टू पीयर रिलेशनशिप विद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग सेल्फ एस्टीम। बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसके पीयर ग्रुप पे बहुत डिपेंड करती है। उसका पीयर ग्रुप, उसके फ्रेंड्स उसको अप्रिशिएट करते हैं अगर, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। अगर किसी भी तरह से बुली करते हैं या उसके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, किसी बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, तो उसकी सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है। इंडिपेंडेंटली रेगुलेट इमोशंस, अब बच्चा अपने इमोशंस के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप कोशिश करता है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज खुद करे। वो पेरेंट्स से शेयर भी करना कम कर देता है इस स्टेज में अपने इमोशंस को। इंक्रीज इन फिजिकल एनर्जी मेक्स रेस्टलेस, क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे की जो फिजिकल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे को रेस्टलेस बना देती है। बच्चे को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, कि क्यों बेचैनी हो रही है। यहाँ पर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के जो इमोशंस है, उसकी जो ये फिज़िकल एनर्जी है, इसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए, जैसे स्पोर्ट्स में और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें बच्चे को लगाया जाए, ताकि उसके इमोशंस भी अच्छे से मैनेज हो सकें। फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस फ्रीक्वेंटली एंड क्विकली, बच्चे के जो इमोशंस है उनमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे होते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मतलब जैसे मूड स्विंग्स हमने बताया, वो भी इसमें एज में हो रहे होते हैं। इमोशन ऑफ लव इज़ वेरी हाई, इस एज में बच्चे में जो लव का इमोशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो किसी के लिए लव की फीलिंग उसमें है और उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, तो उसमें एक अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर इन केस वो उसको नहीं मिल रहा होता है लव और केयर किसी और से, अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर ग्रुप से, और जहाँ से भी वो एक्सपेक्ट करता है, तो वहाँ पर उसमें फीलिंग सैडनेस की और डिजेक्शन की फीलिंग उसमें आती है। ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस रिक्वायर्ड टू चैनलाइज द इमोशनल एनर्जी, यहाँ पर बच्चों को उसके इमोशंस को वो कैसे हैंडल करे, ये ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड ही वो है जिसमें बच्चे अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं कई बारी, और वो चाहे ये कंपैरिजन की वजह से होता है कि वो अपने को दूसरे से कंपेयर करता है अचीवमेंट लेवल में, या दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है। तो इस तरह से कई रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा एक गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों के जो इमोशंस है उनको प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए उनको सिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे कि हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं और हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंस एक कोग्निटिव चीज़ है। इंटेलिजेंस का मतलब ही ये होता है कि एबिलिटी टू लर्न थिंग्स या एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इमोशनल जो इंटेलिजेंस है इसका मतलब होता है
इट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस इमोशंस इन पॉजिटिव वे। अगर कोई इंडिविजुअल अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और किस तरह से अच्छे से वो उसको अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है ताकि उसका माइंड स्ट्रेस से अपने आप को फ्री कर सके और वो कम्युनिकेट करे इफ़ेक्टिवली और वो एम्पैथी फील करे दूसरों के साथ भी, चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सके, इसे ही कहते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस। मींस कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकेंगे, प्रॉपरली स्टेबल रख पाएंगे अपने आप को इमोशनली, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें और दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकें साथ में, सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के भी इमोशंस को समझें। दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में ताकि हम रिजॉल्व कर सके कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पीपल एंड विद वन सेल्फ। हम आराम से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बना सकें, इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में इंटेलिजेंस जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है इमोशंस को, कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट होना पर्सन का बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकता है। अब लास्ट में करते हैं डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल डेवलपमेंट कैसे अच्छी होगी, किस तरह की होगी, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। बच्चे की हेल्थ किस तरह की है, फिज़िकल डेवलपमेंट कैसी है। अगर बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, वो बीमार है और कोई डिज़ीज़ उसे है, तो इसमें ऑब्वियसली उसके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, उसका इफ़ेक्ट उसके इमोशन डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। देन इंटेलिजेंस, जो लोग बहुत अच्छे मतलब इंटेलिजेंस रखते हैं वो अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर फैमिली एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उनको एनकरेज करते हैं या उनको बार बार डांटते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर वो क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे तो बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनमें स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी और उनमें एक मतलब इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर फैमिली जो है, पेरेंट्स बच्चे को एनकरेज करते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंटली डिसीज़न भी लेने देते हैं और एक सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट भी देते हैं साथ में, तो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होती है। फिर स्कूल एटमॉस्फेयर एंड टीचर, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे में हेल्दी कंपटीशन रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशराइज करके रखते हैं, वो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स, डांस, पेंटिंग, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे के इमोशंस को चैनलाइज करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। टीचर्स किस तरह के हैं, बच्चे को एनकरेज करने वाले हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो भी बच्चे के और उसके आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं अगर, तो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी। फिर पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, बच्चे के फ्रेंड्स किस तरह के हैं, उसको अगर वो एक अच्छी एक रिस्पेक्ट देते हैं अपने कोई भी इंडिविजुअल जो है उनके पीयर ग्रुप में, तो बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है उससे इफ़ेक्ट होती है। कम्युनिटी किस तरह की है, किस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर सोसाइटी पीसफुल है तो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर पीस में नहीं है, वॉर चली है या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हैं, कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन चला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी इमोशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। बर्थ ऑर्डर बच्चे का क्या है, मतलब ये फैमिली में ही आ जाता है। आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं वो इमोशनली डिफरेंट वे से करते हैं बिहेव, और जो छोटे होंगे वो अलग करेंगे, तो ये बर्थ ऑर्डर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में। फटीग, अगर बच्चा किसी भी वजह से थका हुआ है, उसको थकान है, तो उससे भी उसकी इमोशंस जो हैं वो मतलब अच्छे स्टेबल नहीं होंगे उस टाइम, अगर थकान ज़्यादा होगी तो फटीग जो है वो भी इम्पैक्ट करता है इमोशनल डेवलपमेंट को। तो आज हमने किया इमोशनल डेवलपमेंट और डिफरेंट स्टेजेस में हमने करेक्टरिस्टिक्स किए इमोशनल डेवलपमेंट के क्या होते हैं। एक हेल्दी पर्सन फिज़िकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो और सोशली वो एक अच्छा इंडिविजुअल हो, उसके लिए उसकी प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।